नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। खास खबर खास नज़र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय है मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा और तेज कर दिया है। गुरुवार को मंदसौर में कुख्यात अफीम तस्कर अमजद लाला के अवैध ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। लाला पर एक पुलिस अधिकारी पर गोली चलाने का आरोप है। सरकार की सख्ती में भोपाल का सफ़ेद पोश रसूखदार प्यारे मियाँ भी पहले ही आ चुका है। मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी प्यारे का अतिक्रमण भी सरकार गिरा चुकी है। इधर इस बात के पूरे आसार हैं कि बहुत जल्दी भोपाल के करौंद क्षेत्र में ईरानियों के अवैध डेरे ध्वस्त कर दिए जाएं। ये वही जगह है जहां बीते दिनों तीन आरोपियों की गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस वालों पर लोगों ने हमला कर दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समय समय पर बैठकों में और सार्वजनिक मंचों से साफ कहा है कि राज्य में अब माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस को मिले फ्री हैंड का नतीजा है कि माफिया और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक कई जगह सरकारी जमीन को असरकारी माफिया के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है। इसी विषय पर आज करेंगे चर्चा। इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने माफिया की कमर तोड़ने का अभियान जारी रखा है। गुरुवार को मंदसौर में अफीम के कुख्यात तस्कर अमजद लाला का अतिक्रमण ढहा दिया गया। इससे पहले इंदौर के गोमटगिरी क्षेत्र में बने कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर भी कार्रवाई हुई थी। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर बनाए गए आश्रम को न केवल ढहा दिया गया था, बल्कि कंप्यूटर बाबा और उनके साथियों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद कंप्यूटर बाबा के करीबी रमेश तोमर के ठिकानों को भी नस्तेनाबूद किया गया। इतना ही नहीं, नगर निगम के दस्ते ने खजराना क्षेत्र के 4 सूचीबद्ध गुंडों के अवैध अतिक्रमण को भी ढहाया। इसके अलावा जबलपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रहे गजेंद्र सिंह सोनकर के भानतलैया स्थित कार्यालय और आलीशान बंगले के एक हिस्से को भी नगर निगम ने ही तोड़ दिया। गजेंद्र उर्फ गज्जू पुलिस की दबिश के दौरान घर पर जुआ खेलता पकड़ा गया था और पुलिस ने 7.5 लाख रुपए भी जब्त किए थे। इसी तरह ग्वालियर में भी पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस नेता अशोक सिंह के परिजनों द्वारा संचालित मैरिज गार्डन के एक हिस्से को गिरा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों गृह विभाग को निर्देश दिए थे कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की माफिया तथा जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को भी बख्शा नहीं जाए, ताकि बदमाशों के मन में खौफ हो और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई हो। कुल मिलाकर फिलहाल ये साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार माफिया को माफ करने के मूड में तो कतई नहीं है। हमें याद दिला दें, ये शिवराज सिंह चौहान ही थे जिन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में ये व्यवस्था लागू की थी कि राज्य में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार करने वालों को मौत की सज़ा दी जाएगी। बाद में इस कानून को राजस्थान और फिर पूरे देश में अपना लिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल में एक बार फिर माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उनकी बताई हुई सख्ती का असर पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह नज़र आ रहा है। कई रसूखदार लोग इस कार्रवाई के निशाने पर आ चुके हैं। इनमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जिनकी मर्जी के बगैर उनके इलाके में इससे पहले तक पत्ता भी नहीं हिला करता था, लेकिन आज उनके खिलाफ सरकार की सख्ती से, पुलिस और प्रशासन की सख्ती से पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक पॉजिटिव मैसेज ले जाने में शिवराज सिंह चौहान सफल साबित हुए हैं। मंदसौर की कार्रवाई की बात करें, अमजद लाला के खिलाफ आज वहां जो कार्रवाई की गई है
वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। अमजद लाला को उस इलाके में खासा आतंक रहा है और उसके लोगों ने वहाँ पर एक टीआई पर 2 दिन पहले गोली भी चला दी थी, जिसके बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। तो सबसे पहले बात मंदसौर की। मंदसौर से हमारे संवाददाता कमलेश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बात करेंगे। कमलेश, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अमजद लाला के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाई शुरू की गई है, उसके पहले तक उस इलाके में उसका क्या आतंक था और इसके बाद क्या उसकी दहशत वहां पर ख़त्म होती नज़र आ रही है? अमजद लाला वांटेड है। पहले रतलाम, मंदसौर, नीमच दोनों जिलों में उसके विरुद्ध कई मामले पंजीबद्ध हैं। कुख्यात अपराधी रहा है इस एरिया का और 15,000 इनाम उसके ऊपर घोषित था पिछले 1 वर्ष से। अभी 23 नवंबर की शाम को सीतामू टीआई अमित सोनी, एक जवान, दोनों को खबर मिली थी कि वो अपने गांव बेलारी में है और उसको पकड़ने पुलिस गई। उसने टीआई अमित सोनी के ऊपर फायर किया। अमित सोनी बाल बाल बचे और वो जो गांव के जो दूसरे लोग थे उन्होंने उसको बचा के छुड़वा कर भगवा दिया। उसके बाद से उसका जो साला है गुलशेर, उसका भी, वो पंचायत का सहायक सचिव है ग्राम पंचायत का वहीं का, उसका मकान भी उसके अगले दिन ही तोड़ा गया है जो शासकीय भूमि पर बना हुआ था। वो गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसको गिरफ्तार भी किया गया 307 वाले मामले में। साथ ही अमजद के ऊपर मंदसौर जिले में कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध है। रतलाम जिले के ताल थाने में उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध है। सीतामऊ में भी 6 प्रकरण उसके विरुद्ध पंजीबद्ध है और 23 नवंबर को उसके खिलाफ 307, 332, 353 सहित अनेक धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आज उसका जो लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ बंगला था, जो जहां पर दिल्ली बॉम्बे जो हाईवे निकल रहा है, यहाँ से 8 लेन रोड जो निकल रहा है, उसके ठीक समीप में बना हुआ था, जिसको प्रशासन ने आज एसडीएम बिहारी सिंह ने कल 5 मकानों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे, टोटल जो भी इस क्षेत्र के अपराधी हैं उनको, और 1 मकान आज अमजद लाला का तोड़कर इसकी शुरुआत कर दी है। जी जी कमलेश, यहाँ एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस गांव में ये वारदात हुई टीआई पर गोली चलाने की, आपने कहा कि वहाँ के लोगों ने आरोपी को बचाने में मदद की, तो क्या उस गांव में भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई शुरू की है माफिया के खिलाफ? जी, उसमें बचाने में उसका अमजद का सग्गा साला गुलशेर, जो पंचायत का सहायक सचिव भी था, उसने उसमें सहभागिता की थी उसको बचाने में, तो उसका मकान भी उसके अगले दिन ही तोड़ा गया। जी जी, जैसे कमलेश, और 10 आरोपी बनाए गए हैं पूरे प्रकरण में, गांव के 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जी जी कमलेश, हम इस कार्यक्रम में आपके जरिए अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहेंगे पिन पॉइंटेड, जो आपके जरिए, कि अमजद का उस इलाके में कितना आतंक था और अब क्या उसकी कमर तोड़ने में प्रशासन सफल दिख रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन उसमें सफल दिख रहा है। उसके साले का मकान तोड़ा है। आज उसका 1 करोड़ रुपए की लागत का बंगला बना हुआ था, पूरा बड़ा लग्जरी मकान बना हुआ था, उसको तोड़ दिया है प्रशासन ने। और इस बड़ा कुख्यात तस्कर है, पूरा एनडीपीएस मामलों में पंजीबद्ध पहले भी, और अफीम के नाम से पूरा जिला जाना जाता है। और पूरा गांव जो है वो अफीम का ही कारोबार करता है। वहीं के कई तस्कर देश के अनेक राज्यों में विचाराधीन कैदी हैं और भी कई मामले देश के, श्रीलंका में भी यहाँ के मामले पंजीबद्ध हैं। जी जी जी, ये थे हमारे संवाददाता मंदसौर से कमलेश शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि अमजद लाला, जिसके खिलाफ आज सख्त कार्रवाई की गई, उसके इलाके में, देश में कितना उसका एक किस्म का खौफ था और कैसे अब उसकी कमर टूट रही है। विषय को आगे बढ़ाते हैं, आपको स्टूडियो में लिए चलते हैं, जहां हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल ये कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी पारी में माफिया के खिलाफ जैसे तेवर दिखाए हैं, वो क्या संकेत दे रहा है? देखिए रत्नाकर, ये चौथी पारी में जो संकेत शिवराज सिंह चौहान ने दिखाया है, या इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ ने दिखाए थे माफिया के खिलाफ कुछ, तो मुझे लगता है कि जब माफिया अतिक्रमण करता है, माफिया जब ताकतवर बनता है, तब प्रशासन का ध्यान कहाँ होता है, तब ही इनको नेस्त नाबूद क्यों नहीं किया जाता। अब आज आपने 1 करोड़ रुपए का मकान नेस्त नाबूद गिराया है, तो जब ये मकान बन रहा था, सरकारी ज़मीन पे बन रहा था, अतिक्रमण होकर बन रहा था, तब प्रशासन कहाँ था? तो ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होना चाहिए, क्योंकि जितने भी अपराधी तत्व हैं, अगर उनकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ी जाती है तो निश्चित तौर पे वो कमज़ोर होंगे। और ये सरकार का तरीका बिल्कुल सही है, ये करना चाहिए, लेकिन ये करने की नौबत 10 साल बाद क्यों आती है, इस पे सवाल होना चाहिए। और आखिरकार
एक अपराधी पनपता है, इतना बड़ा हो जाता है, उसका क्षेत्र में आतंक हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे लोकल प्रशासन हो, वो निश्चित तौर पे इसके अंदर भागीदार है। तो माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, तो इसमें उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कार्यकाल में ये पनपे हैं। वहाँ पे पहले कौन कौन कलेक्टर पदस्थ रहे, कौन एसडीओ पदस्थ रहे, कौन पुलिस वाले पदस्थ रहे, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आखिर किसके संरक्षण में ये फल फूल के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जी जी। आप ब्रजेश जी, इस तरीके के मामलों में अक्सर ये देखा गया है कि जब ऊपर से यानी मुख्यमंत्री के स्तर से निर्देश आते हैं, उसके बाद पुलिस बिल्कुल बुरी तरीके से वो कार्रवाई करती है, बुरी तरीके से मतलब बहुत सख्ती के साथ वो कार्रवाई करती है जो कि हमेशा से उसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा रहा है। जैसा कि अभी भटनागर जी ने भी कहा कि आखिर ये कार्रवाइयाँ विलम्ब क्यों, तो जब ये ऊपर से इस तरीके का फ्री हैंड दिया जाता है तो पुलिस के मूवमेंट में कितनी तेज़ी आती है बनिस्बत उसके जो उससे पहले तक का उसका हिसाब किताब रहता है। रत्नाकर जी, जैसे कि भटनागर जी ने भी बताया है कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो संकेत दे रही हैं कि कितना संरक्षण इन माफियाओं को रहता है, चाहे वो राजनीतिक संरक्षण हो चाहे अफसरशाही का संरक्षण हो। जैसा आपने अपने पैकेज में भी बताया हमने कि ईरानी डेयरी पे कार्रवाई करने की तैयारी। मैं आपको बता दूं रत्नाकर जी कि 2017 में कोर्ट से जीत चुके हैं जिला प्रशासन के, वहाँ पे अवैध कब्जा है 12,000 वर्ग मीटर पे, और इसके बावजूद आप आज तक वहाँ से अतिक्रमण नहीं हटा पाए। तो ये कहाँ चूक हो रही है, कौन संरक्षण दे रहा है, इनके नाम भी उजागर होना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, पिछले जब वो 13 साल से 15 साल से सीएम है, चौथी बार आ रहे हैं, वो पहले भी कह चुके हैं कि सख्ती से निपटे जाएं, तो निपटती क्यों नहीं है पुलिस प्रशासन? ये भी देखना होगा इसमें कि अब जब वो कह रहे हैं फ्री हैंड दिया है तब आप कार्रवाई कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं से ऊपर से ऐसे संकेत आते हैं कि अब आपको कार्रवाई करना है। यह बचाव में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण रहता है। पिछली सरकार ने कार्रवाइयाँ की हैं, इस सरकार भी कार्रवाई कर रही है। हम देखते पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई तो करती है, लेकिन जैसे भटनागर जी ने बताया वो गुंडे एक दिन में तो बन नहीं जाएंगे। यदि वो माफिया बना है तो धीरे ही धीरे बना होगा। उसको अब तक किसने संरक्षण दिया है, यदि उसको राजनीतिक संरक्षण है तो वो भी सामने आना चाहिए। और यदि अधिकारियों ने संरक्षण दिया है, नगर निगम ने या जिला प्रशासन से मिलीभगत करके वो करोड़ों का मकान बना रहा है, तो उन अफसरों को भी चिन्हित करना चाहिए और उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए। तब ये सरकार सही स्पष्ट संदेश दे पाएगी कि माफियाओं पे हम वाकई में कार्रवाई करना चाहते हैं और जो संरक्षण दाता हैं उन पर भी कार्रवाई करना चाहते हैं। जी प्रकाश जी, मालवा आपका गृह जिला है, मंदसौर, और दूसरी बात यह है कि आप लंबे समय तक आपने क्राइम की खबरों से भी बहुत ज़्यादा वाकफियत रखी है। इन दो फैक्ट के आधार पर एक चीज़ जानना चाहेंगे अमजद लाला के संदर्भ में, क्योंकि सबसे ताज़ा कार्रवाई उसी सिलसिले में हुई है। अमजद लाला एक पूरा का पूरा गांव, जैसे हमारे संवाददाता कमलेश शर्मा बता रहे थे, मंदसौर की तस्करी में ही लिप्त है। तो ये बिना किसी पॉलिटिकल संरक्षण के, बिना किसी उच्च स्तरीय संरक्षण के तो पनपा नहीं होगा वहाँ पर। मंदसौर में अपराधों की इस प्रवृत्ति, अफीम तस्करी से लेके और पुलिस पर गोली चलाने जैसी प्रवृत्ति किस तरीके से और कैसे कैसे पनपी है? देखिए रत्नाकर जी, मंदसौर अफीम उत्पादक जिला है। मंदसौर, नीमच, चित्तौड़, रतलाम, ये मध्य प्रदेश के और देश के वो हिस्से हैं जहाँ पे अफीम का उत्पादन होता है। और अफीम की बड़ी मात्रा में तस्करी भी यहाँ होती है। अफीम के जो प्रोडक्ट्स हैं, बाकी के हेरोइन, स्मैक वगैरह, उसका उत्पादन भी मंदसौर ज़िले में 84-85 के बाद से होने लगा। पहले कभी अफीम की तस्करी होती थी, अब वो आजकल कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा जो डोड़ा चूरा पहले सरकार यहाँ पर लाइसेंस देती थी, अब उसको भी प्रतिबंधित करते हैं, तो वो भी अब तस्करी के दायरे में है। और इसके आसपास मंदसौर ज़िले में, चाहे वो चित्तौड़ वाला इलाका हो चाहे जो राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ पठानों का काफ़ी दबदबा है। वो लगभग जो इस क्षेत्र के अंदर पठान हैं, चाहे वो मंदसौर की सीमा से लगे हुए हों, चाहे मंदसौर में जहाँ पे पठानों के इलाके हैं, वहाँ उनका खासा आतंक है। और मंदसौर ज़िले में पिछले 1 दशक के अंदर अपराधों में इस तरह की वृद्धि जो पहले मैंने कभी मंदसौर में नहीं देखे, कि सड़क चलते किसी को गोली मार देना, हथियारों की उपलब्धता, गोली मारने की प्रवृत्ति, एक पुलिस अफसर पे जो कि उस क्षेत्र का टीआई है उस पर गोली चलाने की हिम्मत, ये इससे पहले मंदसौर के अंदर नहीं देखने को मिली। पिछले कुछ समय में मंदसौर में जो हत्याएं हुई, लगभग 1 दशक से मान लीजिए, तो गोली मार के हत्या मंदसौर में एक नई तरह का ट्रेंड उत्पन्न हुआ। और उसका कारण ये है कि ये सारा अपराध अफीम तस्करी से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर सुपारी दे के हत्याएँ कराई जा रही है और उसमें भी ये सब पठान इन्वॉल्व हैं।
एक बार शायद कुछ समय पहले की बात है, नीमच के एसपी ने एक वहाँ पे सोनी थे, एक भाई की हत्या हुई थी, दूसरे की भी उसमें, दूसरे का भी मर्डर हुआ बाद में, लेकिन ज्वेलर्स थे तो उन पे अड़ी डाल के इन्हीं पठानों ने किया था और उसमें पुलिस का संरक्षण निकला था। कई जगह राजनीतिक संरक्षण मिलता है। बहुत पुराने तस्कर थे मोहम्मद शफी, उनके पटवाजी से बड़ी अच्छी मित्रता थी, तो ये कहा जाता था कि पटवाजी का उनको संरक्षण है। हालांकि पटवाजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उनके ऊपर कई कानूनी कार्यवाही हुई, ये एक अलग बात है, लेकिन ऐसा माना जाता था, ऐसा कहा जाता था। तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के अंदर जो लोग प्रभावित थे, चाहे वो तस्करी से प्रभावित हुए, मतलब अमीर बन के प्रभावशाली हुए, चाहे अपराध की दुनिया में, तो एक इनकी जो सामाजिक स्वीकार्यता है वो भी खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात है कि प्रशासन का रवैया इनके प्रति बिल्कुल सख्त होना चाहिए। मंदसौर में जिस तरह के, जहाँ पे कभी इस तरह के अपराध नहीं होते थे, वहाँ साल में 2-2, 4-4 मर्डर हो जाते और वो गोली मार के हो जाते। मतलब वो उसे कहना चाहिए जिसे कि सुपारी दे के हत्या कराई जाती है। इस तरह का अपराध वहाँ पे एक नया ट्रेंड पैदा हुआ है। तो ये काफ़ी गंभीर और चिंता की विषय है और मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक नेतृत्व इस मामले में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वहाँ पे अपराधियों को नेस्तनाबूद करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पब्लिक का कोई समर्थन इनके साथ नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद ये अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों को प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के जो पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ रिश्ते जोड़ते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। और पूरा मंदसौर जिला राजस्थान से चारों तरफ घिरा हुआ है, तो मुझे लगता है वो जो चित्तौड़ वाला हिस्सा है, प्रतापगढ़ वाला हिस्सा है, वो सारा हिस्सा यहाँ पे मंदसौर के अंदर राजनीतिक क्राइम या ये जो क्राइम बढ़ा है इसको बढ़ाने में खास भूमिका निभा रहा है। जी जी ब्रजेश जी, जिस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ने चौथी कार्यकाल संभालने के बाद लव जिहाद के खिलाफ पहले बात की, उसके बाद उन्होंने कहा कि चिटफंड जो कंपनीज हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, माफिया के खिलाफ तो जो कुछ चल रहा हम देख ही रहे हैं। आपको क्या लगता है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं या उनके साथ साथ चल रहे हैं? क्योंकि देश में फिलवक्त भाजपा शासित राज्यों में 2 मुख्यमंत्रियों की सख्ती सर्वाधिक चर्चा का विषय बनी हुई, तो मुझे लगता है इस बात की समीक्षा भी होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं या एक दूसरे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हम रत्नाकर जी अपराध की बात कर रहे हैं तो अपराध के जरिए अपन इस पे सोचते हैं कि अपराध में एक ट्रेंड चलता है कि कभी हत्याएं होती हैं तो लगातार हत्याएं होती रहती हैं, रैप होते हैं तो हम देखते हैं कि एक के बाद एक रैप की घटनाएं सामने आ रही। तो अभी मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में एक ट्रेंड चल रहा है। आपने देखो बलात्कारी को पुलिस गोली मार देती है तो उसको हीरो बना दिया जाता है पुलिस को। तो पुलिस को जो और राजनीतिक दलों को जो संरक्षण मिल रहा है पब्लिक का, उससे उत्साहित होकर कार्य किए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात की आपने, योगी सरकार की बात की आपने, तो मायावती सरकार को भी ऐसा ही समर्थन मिलता था जब वो अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती थी। तो जब योगी सरकार को जो समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है वहां पे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का, तो वो समर्थन मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तो उससे प्रभावित होकर जहां यदि कोई अच्छी कार्रवाई होती है, अच्छी योजना होती है, तो देखते हैं हम एक राज्य की जगह दूसरा राज्य भी उसको लागू करता है। तो योगी जी के जो कार्यों की जो सारे देश में प्रशंसा हो रही है, मीडिया में प्रशंसा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि हम सुरक्षित उत्तर प्रदेश में रहने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो निश्चित तौर पे शिवराज जी भी उससे प्रभावित होंगे। और यहाँ पे जो कार्रवाइयाँ की हैं, चाहे पिछली सरकार ने की हों, जैसे कांग्रेस सरकार कहती रही है उपचुनाव में कि हमने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया था और माफिया को ये संरक्षण दे रहे हैं भाजपा वाले, इसलिए हमारी सरकार गिरा दी। तो माफिया के खिलाफ तो हमेशा अभियान चलता रहता है, लेकिन जो ट्रेंड इस बार हुआ है कि उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने का, वो अच्छा एक पहल है। और मुझे लगता है आगे भी इस तरह से अभियान चलते रहेंगे, क्योंकि माफिया से किसी भी पब्लिक का, किसी भी राजनीतिक दल का आर्थिक फायदा हो सकता है, लेकिन यदि उसको वोट चाहिए तो माफिया के खिलाफ कार्रवाई तो करना ही पड़ेगी। जी जी, प्रकाश जी के पास चलते हैं फिर से। प्रकाश जी, इन कार्रवाइयों को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जब ग्वालियर में कार्रवाई हुई तो ये कहा गया कि राजनीतिक विद्वेष के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। अशोक सिंह के ठिकानों पर जब कार्रवाई हुई थी, जबलपुर में एक कांग्रेस नेता के जब अवैध तरीके से ठिकाने ढहाए गए तब भी ये कहा गया कि राजनीतिक विद्वेष। लेकिन एक बात तो साफ है, प्रदेश में यदि पिछले 15 साल से, 15 महीना हटा भी दें, 15 साल से बीजेपी की सरकार रही थी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार में तो ये अतिक्रमण पनपे नहीं होंगे, न अशोक सिंह के न जबलपुर वाले। तो सवाल ये उठता है कि वो 15 साल की खामोशी किस बात की ओर संकेत करती है, और ये चौथी पारी की अचानक गर्जना किस बात का इंडिकेशन मानी जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है जो 15 महीने की कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरह के घटनाक्रम हुए
तो आप इसको एक राजनीतिक नज़रिए से देखें तो इसे विद्वेष की कार्रवाई आप कह सकते हैं रत्नाकर के। अब बीजेपी सरकार वो कर रही है जो कांग्रेस ने किया, उसका हिसाब चुकता इस बार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। क्योंकि पहले मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों में दोनों के अंदर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो है, लेकिन इस स्तर की राजनीति हमें देखने को नहीं मिली कभी। वो अब कमलनाथ आए, कमलनाथ ने आने के बाद जिस तरह से कार्रवाई की, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में कांग्रेस की सरकार में भी लोग पनपे, बीजेपी की सरकार में भी लोग पनपे, लेकिन जो कार्रवाई का स्तर कमलनाथ के समय हुआ तो उसमें भी चुन चुन के हुआ, तो उसी तरह से चुन चुन के शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक राजनीतिक बैलेंस से आप इसको बदले की भावना कह सकते हैं, तो इसको भी सही मानना चाहिए कि निश्चित तौर पे बदले की भावना से हो रहा है कि आपने हमारा गिराया था, हमारे समर्थक का गिराया था, हम तुम्हारा गिरा रहे हैं। कायदे से सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी जो भी अतिक्रमण हुआ उस अतिक्रमण के जिम्मेदार को भी ढूंढना चाहिए। वास्तविक कार्रवाई अगर सरकार करना चाहती है या शो करना चाहती है तो ये सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि 15 साल तो सब शांति से होता रहा, निश्चित तौर पे 15 महीने में कमलनाथ की सरकार में अतिक्रमण हुए होंगे, लेकिन इतने तो नहीं हुए होंगे क्योंकि लगातार आप 15 साल से आप 3 कार्यकाल आपके सत्ता के हैं। तो ये जो भी कुछ हुआ है, मान लो अमजद लाला का मामला है, अमजद लाला कोई एक दिन के अंदर तो पनप नहीं गया, तो इसे किसका राजनीतिक संरक्षण था? 15,000 रुपये का इनामी बदमाश है, लगातार वांटेड है, तो आप तब तो उसका मकान नहीं गिरा रहे हो। जब आप उसने पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाई तो अब आप उसको बता रहे हो अपनी ताकत। तो ये ताकत आपने पहले क्यों नहीं बताई? जब अपराधी के खिलाफ आपको सरकार को अपनी प्रशासन से कोई भी कितना भी बड़ा गुंडा हो, बदमाश हो, कोई नहीं लड़ सकता। सबसे ज़्यादा ताकतवर सरकार होती, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको चाहे जिस भाषा में खेले आप। तो कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई भी व्यक्ति सरकार से ऊपर तो नहीं हो सकता। फिर वो अगर 15,000 का इनामी है, 20,000 का इनामी हो गया, तो आप जब आपके ऊपर उसने हमला किया तब आप उसको नेस्त नाबूद कर रहे हो, तो आपने पहले उसको क्यों नेस्त नाबूद नहीं कर दिया? मंदसौर ज़िले में तो पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग माफिया कराता है, तो आप इससे अंदाज लगाइए कि उसकी किसी चहेते अफसर की पोस्टिंग के लिए माफिया जो है रिश्वत देता है, माफिया हटाने के लिए रिश्वत देता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो क्या ये निगरानी में नहीं है बड़े अफसरों की, जो जिम्मेदार अफसर हैं? क्या उनकी बिना जानकारी के हो जाता है? ऐसे अगर मान लो बिना उनकी जानकारी में हो जाता है तो वो उस लायक अफसर ही नहीं है। ब्रजेश जी, एक यहाँ पर बात उठती है, जैसा भी प्रकाश जी ने बताया कि मंदसौर में तो बाकायदा पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए माफिया पैसे देता है, उन्हें हटाने के लिए वहाँ पर पैसा देता है। ये तमाम इस किस्म के फैक्ट हैं जो हमसे नहीं छुपे हैं, ना पुलिस से छिपे होंगे, ना राजनीतिक दलों से तो खैर कोई चीज़ छिपी ही नहीं रहती है। प्रकाश जी ने भी कहा कि सर्वाधिक ताकतवर इस समय किसी भी उसमें सिस्टम में सरकार रहती है। सवाल ये उठता है कि पुलिस जो है वो इन मामलों में किस किस तरीके से प्रभावित होकर चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, या ऐसा ही क्यों होता है कि जिस वक्त उसके किसी व्यक्ति पर हमला हो आम जनता से हटकर, तभी वो इस तरीके से फुल एक्शन में आ पाती है? क्या वजह देखते हैं आप इसकी? रत्नाकर जी, जब वो सरकारी इच्छा शक्ति होती है, सरकार की मंशा होती है, तब कार्रवाई कर पाती है पुलिस कार्रवाई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस की भाई पाक साफ है, पुलिस का नीचे से लेकर ऊपर तक का अमला, जैसे भटनागर जी ने कहा कि पोस्टिंगें कराते हैं, माफिया पोस्टिंग कराते हैं, तो जहाँ भी संगठित अपराध होता है, जहाँ बड़े माफिया पनप जाते हैं, अंडरवर्ल्ड की हम बात करें तो वहाँ भी इसी तरह से नेताओं से और पुलिस अधिकारियों से गठजोड़ हो गया था। तो ऐसा ही गठजोड़ आपका मंदसौर में हो गया, क्योंकि वहाँ पे तस्करी होने लगी है, स्मगलिंग होने लगी है, इस कारण वहाँ भी एक गठजोड़ पनप गया है, राजनीतिक, अफसरशाही और माफिया का। ये गठजोड़ पनप जाता, तब पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। पुलिस अधिकारी तब कार्रवाई कर पाते हैं जैसे अब टीआई पे हमला हो गया, मीडिया में आ गया, तो जो गठजोड़ है उसमें एक तरह से दरार सी आ जाती है। उन्होंने कहा हम संरक्षण देंगे तो हम पर्दे के सामने आ जाएंगे या हमारी छवि पे आंच आ जाएगी, तो फिर उसको तोड़ने के लिए ऐसा फ्री हैंड मिल जाता है तो वो कार्रवाई कर पाती है। और हमने देखा है कि पुलिस वाले भी नीचे से लेकर ऊपर तक मिली भगत रहती। कई बार हम कहते हैं कि ऊपर आला अफसरों तक जानकारी नहीं होगी, नीचे वाला मिल जाता है, जुआ सट्टा चलने लगता है। जुए सट्टे के आपने देखा होगा अभियान चलाए जाते हैं, पूरे प्रदेश स्तर पर चलाए जाते हैं, शराब तस्करी, जुआ सट्टे के खिलाफ, लेकिन पकड़े कौन जाते हैं?
पुलिस कार्रवाई उन्हीं लोगों पे करती है जो निचले हैं। यदि गुंडे बदमाशों पे उसको निगरानी रखनी चाहिए, निगरानी नहीं रखती, उनसे वसूली करती है। उनका वारंट निकला तो उनके घर जाएगी, वारंट तामील नहीं करेगी कि घर पे नहीं मिला, 500 रुपये लेकर आ जाएगी। तो ये गठजोड़ तोड़ना होगा। ये गठजोड़ तभी तोड़ सकते हैं जब ऊपर से आपको सख्त निर्देश है कि ये वारंट तामील करना पड़ेगा आपको। क्या पुलिस किसी को ढूंढ नहीं सकती? क्या पुलिस 24 घंटे में ढूंढ लेती है? जब आप देखते किसी बड़े अधिकारी, किसी मंत्री के यहाँ कोई अपराध हो जाता है या चोरी हो जाती है तो पुलिस उसी चोर को 24 घंटे में या 2 दिन में पकड़ लाती है। लेकिन दर्जनों चोरियां हैं जो पड़ी हैं, उनको पकड़ती नहीं है। तो यदि पुलिस पर ही कार्रवाई होने लगेगी या ऊपर से सख्त निर्देश होंगे, आला अधिकारी ये कहेंगे कि गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ये लंबित जो वारंट हैं बड़े अधिकारियों पे। जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि सख्ती होनी है, ऊपर से सख्ती लानी पड़ेगी। आपने सुना हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी को। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने बहुत तीखे तेवर दिखाए हैं, बहुत ज़बरदस्त तेवर दिखाए हैं, व्यापक स्तर पर कार्रवाई चल रही, लेकिन फिर भी अभी कई चुनौतियां सामने हैं। क्योंकि ये मामला एक आध दिन में पनपे माफिया का नहीं, एक आध दिन में ताकतवर हुए लोगों का नहीं है। वो लोग हैं जिन्हें कई दशकों तक, कई सालों तक सरकारी संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में पनपाया गया। जाहिर सी बात है, शिवराज सिंह चौहान सख्त तेवर लेकर जिस कदम पर चले हैं उस पर अभी उन्हें इसी इच्छा शक्ति के साथ और बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा, तब कहीं जाकर शांति के टापू का यह खिताब बरकरार रह पाएगा। अब आज के कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।